आपका फिजिक्स गुरु आदित्य सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक्स है, वो है कूलॉम का नियम। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कूलॉम का नियम क्या है। कूलॉम कौन थे? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने एथन तुला प्रयोग के द्वारा, उन्होंने एथन तुला द्वारा किए गए प्रयोग के आधार पर उन्होंने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में कुछ नियम दिए। उसी नियम को ही कूलॉम का नियम कहा जाता है। क्या कहा मैंने? ये कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। एथन तुला के द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में उन्होंने कुछ नियम दिए। उसी नियम को ही कूलॉम का नियम कहा जाता है। उस प्रयोग में उन्होंने क्या देखा, उसको हम लोग देखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने क्या किया, पहले एक धन आवेश लिया, दूसरा धन आवेश लिया, तो उन्होंने देखा कि यह धन आवेश और यह धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे थे, दूर ढकेल रहे थे। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने क्या लिया? ऋण आवेश लिया। तो उन्होंने देखा कि यह ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे थे, दूर ढकेल रहे थे। तो उन्होंने कहा सजातीय आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दो सजातीय आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। उन्होंने ऐसा देखा। फिर उन्होंने क्या किया? एक धन आवेश लिया और एक ऋण आवेश लिया। तो उन्होंने देखा धन और ऋण आवेश एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा विजातीय आवेशों के मध्य में आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। तो बाद में उन्होंने कहा कि हम बार बार होगा कि सजातीय आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहा जाता है, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाले बल को आकर्षण बल कहा जाता है। तो उससे उन्होंने कहा कि तो उन्होंने एक शब्दों में कहा कि दो आवेशों के मध्य में, कोई भी दो आवेश है उनके मध्य में लगने वाले बल को, कोई भी दो आवेश हम ले ले, चाहे वो दोनों आवेश धन धन हो सकते हैं, दोनों आवेश ऋण ऋण हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई भी दो आवेश हो, मान लेते एक आवेश Q1 है और एक आवेश क्या है Q2। उन्होंने कहा कोई भी दो आवेश है उनके मध्य लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? वैद्युत बल कहा जाता है। कौन सा बल कहा जाता है? वैद्युत बल कहते हैं। तो हम ये जाने कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल। वैद्युत बल का तात्पर्य यह आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो कूलॉम ने प्रयोग के आधार पर देखा कि दो आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है उस बल का क्या नाम है? वैद्युत बल। वह वैद्युत बल प्रभावित कैसे हुआ, कब बढ़ा व घटा, उसके संबंध में क्या है उनका नियम, ये देखें। कूलॉम का क्या नियम है, ध्यान से सुनो। कूलॉम के नियम की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? दो आवेश होने चाहिए। कितने आवेश हो? दो आवेश। और दोनों आवेश क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? बिंदु आवेश होने चाहिए। कूलॉम ने कहा कितने आवेश हो? दो। और दोनों आवेश कैसे हो? स्थिर हो। तीसरी कंडीशन क्या? बिंदु आवेश हो। बिंदु आवेश किसे कहते हैं? दो आवेशों, कोई भी दो आवेश ले लें, जैसे एक आवेश ये मैंने ले लिया, एक आवेश ये मैंने ले लिया, ठीक है। दो आवेशों को अलग करने वाली या पृथक करने वाली दूरी के सापेक्ष, यह इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी के सापेक्ष इस आवेश का जो आकार है वो नगण्य के बराबर हो। बिंदु आवेश किसे कहा उन्होंने? दो आवेशों को पृथक करने वाली दूरी के सापेक्ष इन दोनों आवेशों का आकार नगण्य के बराबर हो तो वो कहलाता है बिंदु आवेश। क्या कहा मैंने? यह जो दो आवेश है उनका जो आकार है
इनको पृथक करने वाली दूरी के सापेक्ष क्या हो, नगण्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश। हमारे हिसाब से आप बिंदु आवेश समझ गए। आगे देखिए क्या नियम है, कूलाम का क्या नियम क्या है। अब नियम पर चर्चा करते हैं। कूलाम की क्या शर्त है, उन्होंने कहा कितने आवेश हो, 2। मैंने 2 आवेश ले लिया। पहला आवेश क्या है, Q1, दूसरा आवेश क्या है, Q2। और कैसे आवेश हो, स्थिर हो, और कैसे हो, बिंदु आवेश। मैंने 2 बिंदु आवेश ले लिया जिस पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है। इस बिंदु का नाम हमने रख लिया A और B। उन्होंने कहा 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में लगने वाला वैद्युत बल का मान, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में लगने वाला वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण, Q1 आवेश का परिमाण Q2, Q1 आवेश का परिमाण Q1, Q2 आवेश का परिमाण Q2 के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कूलाम ने क्या कहा, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में लगने वाला वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या कहा, इनके बीच की दूरी कितनी है, r। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, r। तो उन्होंने कहा कि अब क्या है, फिर से सुने क्या कहा, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह व्युत्क्रमानुपाती r² होता है। ये कूलाम ने अपने प्रयोग के आधार पर देखा कि ये ऐसी घटनाएं घट रही थी, तो उसी के आधार पर उन्होंने ये तथ्य दिया। इसी को ही कूलाम का नियम कहा जाता है। तो हम कहते हैं समीकरण, हम मान लेते हैं ये फर्स्ट और ये सेकंड। समीकरण 1 व 2 से तो हमारे पास मिला यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r² कह सकते हैं। जब भी अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो हमारे अनुक्रमानुपाती हटाते तो एक नियतांक मिलता है जिसे हम k कहते हैं। यहां हमारे पास k आया Q1 Q2 अपान r²। इस k को हम लोग कहते हैं जहां k अनुक्रमानुपाती नियतांक या कूलाम नियतांक कहते हैं। ठीक है, जहां के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक या कूलाम नियतांक है। फिर से सुन लीजिए कूलाम का क्या नियम है। कूलाम का क्या नियम, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में लगने वाला वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल से अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने ये 2 इक्वेशन मिला, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम कह सकते हैं यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r²। जब भी अनुक्रमानुपाती हटाते तो एक नियतांक मिलता है, उस नियतांक का क्या नाम है, अनुक्रमानुपाती नियतांक या कूलाम नियतांक कहते हैं। अब इस k का जो मान होता है, यह k का जो मान होता है वो निर्भर करता है दोनों, k का जो मान होता है वो निर्भर करता है, क्या कहेंगे, k का मान निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, पहला आवेश दूरी व बल के मात्रकों पर
के का जो मान होता है जिसे हम अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं वो निर्भर किस पे करता है? आवेश, दूरी व बल के मात्रकों पर, मतलब इनके मात्रक पर वो निर्भर करता है। यदि मात्रक आप बदलते जाएंगे, यदि हम मात्रक बदलते जाएंगे तो के का मान बदलता जाएगा। जैसे मतलब के का मात्रक का मतलब क्या है? MKS, CGS, FPS, SI पद्धत। यदि आप इनके पद्धत को बदलते गए, मात्रक बदलते गए, आपने MKS पद्धत से फिर उसे CGS पद्धत में लिख दिया, CGS पद्धत में है तो उसे हमने FPS पद्धत में लिख दिया, और FPS पद्धत SI पद्धत, आप पद्धत बदलते जाएंगे तो के का मान बदलता जाएगा। ठीक है, के का जो मान होता है दूसरा, पहले आप यहां तक पहले सुनिए, दूसरी बात निकले तब फिर बताते हैं। दूसरा है के का मान निर्भर करता है दोनों आवेशों के माध्यम, मतलब ये आवेश किस माध्यम में रखे गए। दूसरा किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो हमने देखा ये कूलाम के का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है? आवेश पर, दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर। मात्रक आप बदलते जाएंगे, MKS से CGS में रखेंगे, तभी हम आपको करके दिखाते हैं तो उनका मान बदल जाता है। दूसरा किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। ये पूछा जाता है अनुक्रमानुपाती नियतांक, कूलाम नियतांक का मान किस पर निर्भर करता है? तो आप क्या आंसर देंगे सर? आवेश, दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है, पद्धत पर निर्भर करता है तथा उनके बीच के माध्यम पर। चलिए हम फिर देखते हैं, यदि आवेश, आपने देखा होगा कि माध्यम बदल दिया जाए तो आरोपित बल का मान बदल जाता है। जैसे सपोज करो, सोचो हम वायु में हैं, वायु में किसी को आप धक्का दो या बल लगाओ किसी चीज पर तो देखते ज्यादा आरोपित होता है। यदि हम वही जल में चले, जल में हो और जल में हो तो तब हम किसी वस्तु को ढकेले या बल लगाएं तो देखेंगे आप उतना बल उस पर आरोपित नहीं कर पाते जितना बल हम वायु में है आरोपित कर पाते हैं। जैसे आप वायु में हो, यदि हम, जैसे ये वस्तु है, हम वायु में इस पर जो बल आरोपित करेंगे, जो बल आरोपित करेंगे उसका मान, और यही चीज लेकर हम जल में चले जाते हैं और जल में इस पर हम बल आरोपित करेंगे, इस पर उतना बल आरोपित नहीं कर पाएंगे जितना वायु में आरोपित किए हैं। तो आप देख रहे माध्यम बदल रहा, बल का परिमाण भी बदल रहा है। तो वह बल का परिमाण बदल रहा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना बदला? वही वैल्यू बताता है कि यदि आवेश निर्वात, यदि आवेश निर्वात में हो, यदि आवेश निर्वात में हो तो के का मान क्या होगा? यदि आवेश निर्वात में हो तो के का मान क्या होगा? आपका मान, के का मान आपने पढ़ा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हम लोगों ने बुक में यही पढ़ा, के का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। लेकिन रियल में होता क्या है? 7,517,5 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यह लगभग, मतलब 8.9875, इसको हटाते जाओगे एक बढ़ता जाएगा तो इसको लगभग लिखा जाता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अर्थात जब हम आवेश को निर्वात में रखा तो के का मान क्या पाया हमारे पास? 9 × 10⁻⁹। तो हम लिख सकते हैं, अब फार्मूला होगा यह बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 / R²। लिख सकते हैं। निर्वात में है तो के की वैल्यू को हम लोग कहते हैं 1/4π ε0। इसे हम पढ़ते हैं
इसे हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट या जीरो, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट या जीरो पढ़ते हैं। आप कुछ भी पढ़ सकते, एप्सिलॉन नॉट या जीरो पढ़ सकते। इसे कहते क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ये के इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते या एप्सिलॉन जीरो, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अर्थात जब हमने आवेश को निर्वात में रखा तो वह उसकी वैल्यू कितना प्रभावित हो रही वो बता कौन रहा है? एप्सिलॉन नॉट। तो हम अब के की प्लेस पर तो हम लिख सकते हैं यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास में आया कि यदि आवेश को निर्वात में रखा जाए तो कूलॉम का नियम हो जाता है, फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने एक शब्द कहा था कि K का यह जो मान है यदि पद्धत बदलते जाएंगे तो निश्चित है K का मान परिवर्तित होता रहेगा। अभी देखो K का जो मान है, K बराबर है 9 गुणे 10 की घाते 9 Q1 Q2 अपॉन R। K का जो मान है यहां से 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब हम पद्धत बदल देते हैं, ये एमकेएच पद्धति, इसे सीजीएस पद्धति में लिखे तो K का मान जब हम सीजीएस पद्धति में लिखेंगे तो न्यूटन मीन्स डाइन, मीटर को सेंटीमीटर को और सेंटीमीटर में, और कूलॉम को स्टैट कूलॉम में परिवर्तित कर देंगे। तो अब जब हम न्यूटन को मीटर में, न्यूटन को डाइन में, मीटर को सेंटीमीटर में, कूलॉम को स्टैट कूलॉम में बदल रहे हैं तो K के मान में क्या परिवर्तन हो रहा है? चलो दिखाते हैं हम लोग। एक कूलॉम इक्वल कितने स्टैट कूलॉम के? 3 गुणे 10 की घाते 9 स्टैट कूलॉम के होता है। तो हम समझ गए 1 न्यूटन इक्वल 10 घाते 5 डाइन के, 1 मीटर इक्वल 10 घाते 2 सेंटीमीटर के, 1 कूलॉम इक्वल 3 गुणे 10 घाते 9 स्टैट कूलॉम के। अब ये वैल्यू हम यहां पर रख करके देखें K का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, कितना प्रभावित हो रहा है। चलो देखें तो K इक्वल हो गया हमारे पास में 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन का स्थान लिख रहे 10 की घाते 5, मीटर का स्थान लिख रहे 10 की घाते 2 सेंटीमीटर अपान कूलॉम। कूलॉम का मतलब हो गया 3 गुणे 10 की घाते 9 का होल स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 9 गुणे 10 की घाते 9, 10 की घाते 5, इसका स्क्वायर करोगे 10 की घाते 4, 3 त्रिका 9, 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते 9 लिख सकते हैं। 9 से 9 कैंसिल, एक ये इससे कैंसिल। 5 जब आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाती है। तो ये हो गया 10 की घाते 9 अपान 10 की घाते 9। तो हमने देखा कितना आया K की वैल्यू कितना आया? K इक्वल 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टैट कूलॉम स्क्वायर। आपने देखा ना जब एमकेएच पद्धति में हमने लिखा K की वैल्यू तो क्या थी? 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। जब मैंने इसे सीजीएस पद्धति में लिखा तो कितना है? देखो बदल गया कि नहीं? तो वही मैंने कहा था कि K की जो वैल्यू हो किस पे निर्भर कर रहे हैं? आवेश, दूरी व बल के मात्रक पद्धति पर निर्भर। हमने देखो पद्धति बदल दिया, K की वैल्यू क्या हो गई? बदल गई। बदली कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? यदि यहां तक बातें आपको समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। यदि कहीं पर डाउट है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें।
यदि बातें समझ में आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज बस इतना ही, कल फिर इसके आगे हम जितने भी हेडिंग है एवरी हेडिंग को आपसे डिस्कशन करेंगे और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को आपसे चर्चा करेंगे। सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। बस आप मेरे साथ पर डे पढ़ते हैं। डेली 1 वीडियो हम आपको अपलोड करते रहें, एक हेडिंग अपलोड करते रहें, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन आप सॉल्व करवाते रहें। आज बस इतना ही।